बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स का हम प्रयोगशाला में कैसे एनालिसिस करते हैं, यानी विश्लेषण करते हैं। हम कैसे जानते हैं कि जो हमारा लवण दिया गया है उसमें अम्लीय मूलक क्या है, क्षारीय मूलक। ये आपको मिलेगा कि दिए गए लवण में अम्लीय तथा क्षारीय मूलकों का विश्लेषण करना। तो प्रश्न उठता है कि अम्लीय मूलक क्या है, क्षारीय मूलक क्या है, तथा अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक में अंतर क्या है। तो पहले आप आइए, रेडिकल्स क्या है, रेडिकल्स और आयंस। तो रेडिकल्स जो होते हैं यह परमाणु या परमाणुओं का समूह है, माने कलेक्शन ऑफ एटम्स या एटम्स का समूह है जो एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यह तीन प्रकार का होता है, या तो एसिडिक रेडिकल होगा, या तो बेसिक रेडिकल होगा, या तो फ्री रेडिकल होगा। एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल्स और फ्री रेडिकल्स। इसका आपको एनालिसिस नहीं करना है, एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स का करना है। एसिडिक रेडिकल जो होता है बेटा, ये निगेटिव होता है, ऋण आयन होता है इस पे, और जो बेसिक रेडिकल होता है इस पे धन आयन होता है। अर्थात एसिडिक रेडिकल सभी एनायन होते हैं और जो बेसिक रेडिकल होंगे सभी कैटायंस होंगे। तो एक प्रश्न उठता है कि रेडिकल्स और आयंस क्या सेम है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेडिकल्स में तीन रेडिकल्स हैं जबकि आयंस में केवल एनायन और कैटायन है। इसलिए कहा जाता है कि सभी जो आयंस होते हैं वह रेडिकल्स तो हैं, लेकिन सभी रेडिकल्स आयन नहीं है। एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि सभी रेडिकल्स का मतलब हुआ मूलक, सभी मूलक आयन नहीं होते, जबकि सभी आयन मूलक होते हैं, मूलक होते हैं। आयन दो ही होगा, या तो धन आयन होगा या तो ऋण आयन। तो जो धन आयन होता है वो बेसिक रेडिकल होता है और जो ऋण आयन होता है वह एसिडिक रेडिकल होता है, जबकि फ्री रेडिकल्स इस आयन के अंतर्गत नहीं आते। दूसरी बात आ रही है साल्ट क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। साल्ट आप जानते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, माने कलेक्शन होता है किसका, धन आयन और ऋण आयन का, लेकिन उसमें हाइड्रोजन H+ या OH- नहीं होने चाहिए, एक्सेप्ट H+ और OH-। जैसे NaCl, ये क्या है, साल्ट है, क्योंकि यहाँ प्लस है और Cl- है। ये कैसे बनता है साल्ट, आप ये जानते हैं, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से। जैसे HCl प्लस NaOH जब मिला, कंबाइन हुआ तो NaCl प्लस H2O, तो बेस से प्लस आता है और जो अम्ल होता है उससे क्या आता है, ऋण आता है। तो अब यहाँ से आप समझिए एसिडिक रेडिकल क्या है, अम्लीय मूलक जो होते हैं अम्ल के पार्ट होते हैं। यहाँ Cl- अम्लीय मूलक है और ये जो Na+ आया है ये क्षारीय मूलक है। तो आप कहेंगे कि अम्लीय मूलक किसी अम्ल का पार्ट होता है जिस पे ऋण आयन होता है, और क्षारीय मूलक किसी क्षार का हिस्सा होता है जिस पे धन आयन होता है। तो ये प्रश्न उठता है, पूछा जाता है, जैसे आपको दे दिया गया अमोनियम क्लोराइड लवण आप निकाला कि NH4+ Cl-। तो प्रश्न पूछा जाता है कि संबंधित अम्ल क्या है, तो जो ऋण आयन होगा बेटा वहीं पे H+ जोड़ देंगे तो संबंधित अम्ल आ जाएगा HCl, और जो धन आयन होगा
वहाँ पे OH माइनस जोड़ देंगे तो संबंधित क्षार आ जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। साल्ट्स नेमिंग कैसे करते हैं, धन आयन देख के भी करते हैं और ऋण आयन भी देख के करते हैं। जैसे मान लीजिए है आपका अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम नाइट्रेट है, तो हम इसको कहेंगे कि अमोनियम का साल्ट। किसका साल्ट? अमोनियम का साल्ट। और यदि हम ऋण आयन देखें, जैसे ऋण आयन मान लीजिए Cl माइनस अमोनियम क्लोराइड है और फिर ले लीजिए FeCl3 ले लीजिए, तो इसको हम कहेंगे ऋण आयन यहाँ पे कॉमन है क्लोराइड, तो हम कहेंगे क्लोराइड का साल्ट है, क्लोराइड का साल्ट। यानी जब हम एसिडिक रेडिकल निकालेंगे तो हम उसको ऋण आयन वाले का साल्ट कहेंगे, और जब बेसिक रेडिकल निकालते हैं तो कहते हैं धन आयन का साल्ट है। अब इसके बाद आइए कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है साल्ट की। सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम, यदि इसका कोई साल्ट हो, चाहे कोई भी, यानी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, अमोनियम क्लोराइड, या नाइट्रेट हो या ऑक्जिलेट हो, ये सभी वाटर सॉल्युबल है। पहला पॉइंट इसको नोट कर लीजिए कि इसमें आपको यही मिलेगा। अमोनियम का साल्ट, ये दोनों आपके कोर्स में नहीं है। सोडियम पोटेशियम आयन आपको नहीं दिया जाएगा धन आयन के रूप में, अमोनियम दिया जाता है। यानी अमोनियम का कोई भी साल्ट होगा तो वो वाटर सॉल्युबल होगा। और दूसरा पॉइंट आज याद कर लीजिए कि यदि अम्लीय मूलक नाइट्रेट है तो किसी का भी नाइट्रेट होगा, नाइट्रेट ऑफ ऑल मेटल्स आर वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। तो आज आप 2 पॉइंट नोट कर लीजिए कि यदि नाइट्रेट होगा, चाहे अमोनियम नाइट्रेट हो, चाहे किसी का भी नाइट्रेट हो, Fe का नाइट्रेट हो या एल्युमिनियम का नाइट्रेट हो, तो जितने भी धन आयन होंगे उनके नाइट्रेट भी वाटर सॉल्युबल होता है। अब आइए कैसे हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ये निश्चित है कि आप जान रहे हैं कि ये गुणात्मक विश्लेषण है, तो गुण के आधार पे आप किसी भी लवण का विश्लेषण करेंगे, यानी उसमें अम्लीय और क्षारीय मूलक को निकालेंगे। तो जब हम निकालते हैं तो इसको हम 3 वर्गों में बांट लेते हैं। यद्यपि कोई क्रमबद्ध परीक्षण नहीं है अम्लीय मूलकों का, फिर भी सुविधा के लिए हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है डाइल्यूट H2SO4 द्वारा अपघटित होने वाले, दूसरा है कांक H2SO4 द्वारा, और तीसरा है स्पेशल, विशेष अभिक्रिया देने वाले ग्रुप, विशेष अभिक्रिया वाले। डाइल्यूट H2SO4 में आपको जो अम्लीय मूलक दिया जाता है कार्बोनेट, और एक और ले लीजिए सल्फाइड, और तीसरा है एसीटेट आयन। ये 3 दिए जाएंगे। कांक H2SO4 में क्लोराइड, नाइट्रेट और ऑक्जिलेट, ये 3 दिए जाएंगे। और विशेष अभिक्रिया वाले में आप 2 ले लीजिए, सल्फेट और फास्फेट। यानी 8 आपको अम्लीय मूलकों के परीक्षण को याद करना है। उसमें भी ये नहीं दिया जाता है सल्फाइड, और ऑक्जिलेट भी कम दिया जाता है। तो मिला जुला के कार्बोनेट, एसीटेट, क्लोराइड, नाइट्रेट और सल्फेट, 5 इतने तो आपको याद होने ही चाहिए। कार्बोनेट, एसीटेट, क्लोराइड, नाइट्रेट और सल्फेट। इसमें हम टेस्ट आपको बताते हैं। टेस्ट में 3 चीज़ें आपको करनी होती हैं। आप लाइन ऐसे खींचेंगे, बनाएंगे क्रम संख्या, दूसरी लाइन में आप बनाएंगे एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग आपने क्या किया, और तीसरे में बनाएंगे ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन, और चौथे में बनाएंगे निष्कर्ष, इंटरफेरेंस। देखिए इसका क्या मतलब है। प्रयोग का मतलब ये है कि जो आपको लवण दिया जाएगा उसके साथ आप कौन सी क्रिया कर रहे हैं वह चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं प्रयोग में। जो भी आप एक्शन जो लवण दिया जाएगा उसके साथ करेंगे लैब में, वह सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट में लिखी जाएंगी। अवलोकन का मतलब होता है, अवलोकन आप अपने इंद्रियों द्वारा करते हैं, तो पांचों इंद्रियों का प्रयोग करके नाक, कान, त्वचा, जीभ और आँख, तो इन सब पांचों इंद्रियों का प्रयोग करके आप अवलोकन करते हैं। अवलोकन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन अवलोकन के बाद आप यदि निष्कर्ष सही नहीं निकालते तो सब बेकार है। तो अवलोकन करने के बाद आपको निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि संभावित लवण क्या हो सकता है, और आपको जब एक्सपेरिमेंट मालूम होगा तो आप उसके सपुष्ट परीक्षण में भी उसके परिणाम को जान लेंगे। तो जैसे हम डाइल्यूट H2SO4 द्वारा हमने बताया, ये जो ग्रुप में बांटा गया है ये संभावित परीक्षण है। डाइल्यूट H2SO4 द्वारा हम पहले करेंगे, तो यदि कार्बोनेट और एसीटेट होगा तो होता क्या है, अब देखिए। लवण ले लेंगे, लवण को किस में लेंगे, सूखी परख नली में। लवण प्लस डाइल्यूट H2SO4 डाला, एक सूखी परख नली में लवण प्लस डाइल्यूट H2SO4 डाला, तो ठंडे में ही बुदबुदाहट एवं सनसनाहट के साथ गैस निकलती है। हमने ऑब्जर्व क्या किया, ठंडे में ही बुदबुदाहट एवं सनसनाहट के साथ गैस निकलती है। अगर कार्बोनेट होगा तो ठंडे में ही बुदबुदाहट एवं सनसनाहट के साथ गैस निकलेगी। यदि सल्फाइड होगा तो जब आप ये एक्शन करेंगे, लवण प्लस डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, तो सड़े अंडे की गंध आएगी, क्योंकि H2S गैस उस समय निकलेगा। और जब कार्बोनेट होता है तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो और जब एसीटेट होगा तो यही क्रिया जब आप करेंगे तो यहाँ एस्टिक एसिड निकलेगा, तो एस्टिक एसिड माने सिरके जैसी गंध आएगी, तो आप वहाँ वो निष्कर्ष निकालेंगे। तो पहला, अब जब ठंडे में बुदबुदाहट एवं सनसनाहट के साथ गैस निकलती है, जैसे बेटा जब चावल एकदम अंतिम समय में पकता है उसी तरह। या आप देखे होंगे कि चूना पहले पानी में जब भिगोया जाता था तो वहाँ बुदबुदाहट होती थी और हीट हो जाता था, तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। तो कार्बोनेट संभव, CO3- संभव। तो पहला ये जो डाइल्यूट H2SO4 द्वारा परीक्षण होगा, चाहे इसका चाहे इसका चाहे इसका, तो वह संभावित परीक्षण होगा। इसके बाद अब सपुष्ट परीक्षण करेंगे दूसरे से। इस निकलती हुई गैस को, अब ये जो गैस निकल रही है परख नली में, हम एक परख नली से दूसरी परख नली में पाइप द्वारा या ऐसे हल्का सा मोड़ के दोनों हाथ द्वारा बना के चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे। इस निकलती हुई गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया। अब ऑब्जर्वेशन आप क्या देख रहे हैं, चूने के पानी का कलर दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है, दूधिया माने मिल्की कलर हो जाता है, मिल्की कलर हो जाता है। तो यहां फिर लिखेंगे कार्बोनेट निश्चित। और यदि इस चूने के पानी में इस गैस को ज़्यादा प्रवाहित कर दिए, ज़्यादा देर तक गैस प्रवाहित करने पर ये जो दुधिया कलर होता है वो गायब हो जाता है, दुधिया रंग गायब हो जाता है। तो कार्बोनेट निश्चित।
अब यहाँ बच्चों को याद कैसे करना है ये देखिए। आप जब भी किसी अब पूछा जाएगा कार्बोनेट का परीक्षण बताइए, तो आप कहेंगे कि एक सूखी परख नली में लवण प्लस डाइल्यूट H2SO4 डाला, ठंडे में भी ही बुदबुदाहट एवं सनसनाहट के साथ गैस निकलती है, कार्बोनेट संभव। तो इस लाइन पे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि वह कौन सी गैस निकली, तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, क्योंकि आप जब रिएक्शन देखोगे कोई भी कार्बोनेट का लवण डाइल्यूट H2SO4 द्वारा रिएक्शन करेगा तो CO2 गैस निकालता है। ये आप इन अवलोकन का जो उत्तर होगा जब आप रिएक्शन लिखोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या बना है। अब करा इस निकलती हुई गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया, मिल्की कलर हो जाता है। मिल्की कलर किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट चूंकि जल में घुलनशील नहीं है, जैसे चाक को आप पानी में घुलाए तो वह दूध के कलर का हो जाएगा, तो उसी तरह वाइट रंग का मिल्की कलर हो जाता है, तो कार्बोनेट निश्चित। लेकिन जब आप उस निकलती गैस को ज़्यादा देर तक प्रवाहित किए तो दूधिया रंग गायब हो जाता है। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा कुछ बना, तो यहाँ बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। देखो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये आपका हुआ पूरा परीक्षण और लिखने का तरीका, कार्बोनेट कैसे हुआ। पहली लाइन सब में सेम होगी, पहले ग्रुप में लवण प्लस डाइल्यूट H2SO4 डाला। अब यदि सल्फाइड होगा तो यहीं पे बदलाव होगा कि सड़े अंडे जैसी गंध आती है, सड़े अंडे जैसी गंध आती है। तो पूछा जाएगा किसकी गंध है, तो आप कहेंगे यहाँ पे लाइन अब बदल जाएगी, कार्बोनेट लवण प्लस डाइल्यूट H2SO4 डाला तो सड़े अंडे जैसी गंध आती है। ये किसका गैस है? ये H2S गैस है, तो आप कहेंगे सल्फाइड संभव। तो पहला संभव परीक्षण होता है। उसके बाद इस निकलती हुई गैस का हम टेस्ट करते हैं। निकलती हुई गैस को लेड एसीटेट से भीगे हुए राड जब इस पे ले जाएंगे तो लेड सल्फाइड का काला अवक्षेप बन जाएगा उस राड पे, या कागज को भिगो के, दूसरे में हम कहेंगे लेड एसीटेट से भीगा हुआ कागज ले जाने पर कागज काला पड़ जाता है। क्यों काला पड़ जाता है? लेड सल्फाइड बन जाता है, PbS बनने की वजह से यह काला हो जाएगा। तो आप कहेंगे सल्फाइड जो है निश्चित। तो इस तरह आपका सल्फाइड का परीक्षण हो गया। तीसरा परीक्षण है एसीटेट का। तो एसीटेट के परीक्षण में हम क्या करेंगे, लवण प्लस डाइल्यूट H2SO4 डालकर गरम करेंगे। गरम किया तो जब गरम करेंगे तो सिरके जैसी गंध आएगी, सिरके जैसी गंध आती है। तो सिरके जैसी गंध आती है, इसका मतलब एस्टिक एसिड की गंध आई। किसकी गंध आई? CH3COOH एस्टिक एसिड की गंध आई। तो एसीटेट संभव, CH3COO- संभव। इसके बाद इस एसीटेट के परीक्षण के लिए आप फेरिक क्लोराइड का आप उदासीन विलयन, इस लवण के जली विलयन, लवण का जली विलयन ले लेंगे। लवण के जली विलयन में उदासीन फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाया तो आप देखेंगे ब्लड रेड कलर आ जाएगा, यानी रक्त जैसा लाल रंग आएगा। तो एसीटेट आपका निश्चित हो जाएगा, CH3COO- निश्चित। यहाँ पे ब्लड रेड रक्त जैसा क्यों आएगा? रक्त जैसा रंग प्राप्त होगा। तो यहाँ प्रश्न उठता है रक्त जैसा रंग क्यों प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे फेरिक एसीटेट बनेगा। तो अब इसका सूत्र हो जाएगा CH3COO Fe पे 3 जो होगा यहाँ आ जाएगा। तो फेरिक एसीटेट बनने की वजह से ब्लड रेड जैसा
कलर आपको प्राप्त होगा, एसीटेट निश्चित। सपुष्ट परीक्षण में एक से अधिक प्रैक्टिकल द्वारा भी किया जाता है। जैसे एक और सपुष्ट परीक्षण इसका होता है, आसान है, कि आप ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र है H2C2O4। ऑक्जेलिक एसिड को लवण के बराबर यानी लवण प्लस ऑक्जेलिक एसिड लेके और थोड़ा सा जल ले लीजिए। जल लेके हथेली पे जैसे सूती रगड़ी जाती है, रगड़ेंगे तो एसिटिक एसिड और तेजी से निकलेगा। सिरके वाली जो गंध यहाँ पे है जस्ट डबल स्पीड से निकलने की वजह से सिरके की गंध और तीव्र होगी। तो तीव्र सिरके की गंध निकलेगी, तीव्र सिरके की गंध आती है, तो एसीटेट आपका निश्चित हो जाता है, एसीटेट निश्चित। तो ये सब हुआ अवर्ग वाले यानी पहले वर्ग वाले डाइल्यूट H2SO4 द्वारा रिएक्शन करने वाले कार्बोनेट, सल्फाइड और एसीटेट। अब आइए कांक H2SO4 द्वारा जो हम करेंगे, इसमें भी जब यदि कांक H2SO4 परख नली में डाला जाता है तो लवण तो आप लेंगे ही सूखी परख नली में, और कांक H2SO4 डालेंगे और गर्म किया। कांक H2SO4 डालकर गर्म किया तो यहाँ तीक्ष्ण गंध वाली गैस निकलती है, तीक्ष्ण गंध है, तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस, दिखाई नहीं देगी, रंगहीन गैस निकलती है। तो पूछा जाता है तीक्ष्ण गंध वाली कौन सी गैस है, तो अगर क्लोराइड होगा तो HCl निकलेगा। तो यहाँ पे आपका Cl- संभव। अब इस निकलती हुई गैस का टेस्ट किया जाता है। तो HCl का टेस्ट करने के लिए अमोनियम हाइड्रॉक्साइड से भीगी हुई कागज या कांच की छड़ ले जाएंगे। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड से भीगी हुई कांच की छड़ ले जाने पर जो टेस्ट ट्यूब होगा उसके मुंह पे आप अमोनियम हाइड्रॉक्साइड से भीगी हुई कांच की छड़ ले जाएंगे तो देखेंगे जैसे कागज जलता है सफ़ेद धुआं निकलता है, उस तरह सफ़ेद धुआं बन जाएगा, सफ़ेद धुआं बनता है। ये ऑब्जर्वेशन हुआ। तो यहाँ फिर पूछा जाता है सफ़ेद धुआं किसका बनता है, तो HCl निकल रही है, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड से भीगी छड़ है, तो HCl और अमोनियम हाइड्रॉक्साइड क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बना लेगा, और अमोनियम क्लोराइड सफ़ेद होता है तो इसलिए सफ़ेद धुआं के रूप में दिखेगा। तो यहाँ आपका Cl- निश्चित हो जाएगा। इसके अलावा इसके और भी है, एक है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है, लेकिन सबसे सिंपल यही है। या इस अगर क्लोराइड है तो आप लवण ले लीजिए, उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 मिला दीजिए और कांक H2SO4 मिला दें, या इसी में लवण प्लस कांक H2SO4 में MnO2 मिला दें तो यह Cl के स्थान पे आपकी क्लोरीन गैस बन जाती है, जो और गला घोटू गैस है, गला घोटने वाली गैस निकलती है। ये है क्लोरीन निकलने लगेगी, ये और गला घोटू है तो क्लोराइड निश्चित, क्लोराइड निश्चित। इस प्रकार से क्लोराइड का टेस्ट हो गया। अब आइए नाइट्रेट, नाइट्रेट और ऑक्जेलेट। नाइट्रेट के लिए लवण प्लस कांक H2SO4 मिलाइए, तो भूरे रंग की कलर की गैस निकलेगी, ब्राउन कलर की, हल्के ब्राउन कलर की, यानी रंगहीन नहीं है, अब दिखने वाली गैस निकलेगी, NO2 गैस निकलती है, NO2 गैस निकलती है। तो आप कहेंगे नाइट्रेट संभव। इस नाइट्रेट के परीक्षण के लिए एक रिंग परीक्षण है, उसी को किया जाता है रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट नाम से मशहूर है। रिंग टेस्ट में हम कहते क्या है कि लवण का जली विलयन ले लेते हैं,
लवण का जली विलयन और उसमें आप ताज़ा बना हुआ फेरस सल्फेट ये ताज़ा होना चाहिए, ताज़ा बना हुआ फेरस सल्फेट का विलयन मिलाते हैं और परख नली की दीवार के सहारे कांक H2SO4 धीमे से डालते हैं। कांक H2SO4 की 1 या 2 बूंद डालते हैं। तो जहाँ पे दोनों का संगम होगा वहाँ पे ब्राउन कलर का छल्ला बनता है, भूरे रंग का छल्ला बनता है। तो नाइट्रेट निश्चित हो जाता है, नाइट्रेट निश्चित। ये भूरे रंग का छल्ला क्यों बनता है? ये FeNO बनने की वजह से, फेरस नाइट्रोसो सल्फेट बनने की वजह से भूरे रंग का छल्ला बनता है। तो यह बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल है नाइट्रेट का। उसके अलावा आप चाहें तो एक और परीक्षण है नाइट्रेट का कि जो ये लवण प्लस कांक H2SO4 है, इसी में आप कॉपर की छीलन मिला दीजिए। यानी लवण प्लस कांक H2SO4 में जब कॉपर की छीलन मिलाते हैं तो ये NO2 गैस जो भूरे रंग की है तीव्र गति से निकलती है, तीव्र गति से NO2 गैस भूरे रंग की जो है निकलती है। ये भी तीक्ष्ण गैस है, तो तीव्र गति से तीक्ष्ण गैस है NO2 वो जो निकलती है। तो यहाँ पे भी आपका नाइट्रेट निश्चित। तो निश्चित परीक्षण के लिए आप एक से अधिक परीक्षण भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक परीक्षण आपको याद रखना है। अब आइए ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट में जब आप लवण प्लस कांक H2SO4 मिलाते हैं तो उसमें 2 गैसें निकलती हैं, एक तो CO निकलता है और साथ में CO2 भी निकलता है। तो इन निकलती हुई गैस का परीक्षण किया जाता है। ये रंगहीन गैस निकलती हैं, रंगहीन गैस, तो ऑक्जिलेट संभव होता है, C2O4- संभव। लेकिन ये दिखाई नहीं देता, तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के ऊपर जलती हुई जब हम लौ ले जाते हैं कागज़ को जला के, तो देखते हैं जैसे गैस जलती है, नीले रंग का लौ हो जाता है। तो जलती हुई तीली ले जाने पर, कहाँ ले जाने पर? परख नली के मुख पर, परख नली के मुख पर जलती हुई तीली ले जाने पर लौ जो है नीली हो जाती है, नीली हो जाती है। तो इस निश्चित। उसके अलावा भी इसके सपुष्टि परीक्षण है। तो लवण का जली विलयन ले लीजिए यदि बनता है, यदि नहीं बनता तो आपको सोडा निष्कर्ष लेना होगा। सोडा निष्कर्ष लेके लवण, या हम दोनों लिख दे रहे हैं, सोडा निष्कर्ष, यदि जली विलयन नहीं बन रहा है लवण का तो सोडा निष्कर्ष लेके उसमें एसिटिक एसिड डालते हैं। एसिटिक एसिड तब तक डालते हैं जब तक कि गंध ना आने लगे। कैल्शियम क्लोराइड का विलयन मिलाते हैं, यानी लवण या सोडा निष्कर्ष में एसिटिक एसिड डालते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का जब विलयन मिलाते हैं तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, CaC2O4। कैल्शियम ऑक्जिलेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त। तो लवण या सोडा निष्कर्ष लेंगे और उसमें एसिटिक एसिड तब तक डालेंगे जब तक कि सिरके की गंध आना शुरू न हो जाए। तो जब सिरके की गंध आएगी यानी अधिकता में डाल के कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो C2O4- निश्चित। तो इस प्रकार से आप डाइल्यूट H2SO4 और कांक H2SO4 वाले प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अब तीसरा विशेष अपक्रिया वाले जो लवण होते हैं उनको आप कैसे करेंगे। तो विशेष अपक्रिया करने वाले ग्रुप हैं, इसका हम
जो संभावित परीक्षण नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट सल्फेट लवण का परीक्षण करते हैं और फास्फेट लवण का परीक्षण करते हैं। लवण प्लस डाइल्यूट HNO3 डालकर उसमें बेरियम क्लोराइड मिलाइए। बेरियम क्लोराइड मिलाने पर दही की तरह अवक्षेप प्राप्त होगा। दही की तरह अवक्षेप प्राप्त होता है। प्रश्न उठता है दही की तरह किसका अवक्षेप होगा? बेरियम क्लोराइड मिलाए हैं और लवण सल्फेट का है तो बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है, तो सल्फेट निश्चित हो जाता है। सल्फेट निश्चित। इस अवक्षेप में कांक HNO3 डालने पर ये अविलेय है तो आपका सल्फेट निश्चित। तो ये आपका हुआ सल्फेट का परीक्षण, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। जो है फास्फेट के परीक्षण के लिए तो लवण प्लस कांक HNO3 मिलाते हैं और गर्म करते हैं। कांक HNO3 मिला के गर्म करने पे और कांक HNO3 मिलाकर गर्म करके इसमें अमोनियम मॉलिब्डेट मिलाने पर यहाँ पे जो अवलोकन आप करेंगे तो देखेंगे परख नली को जब ठंडा करेंगे तो कनैले के रंग का, कनैले का रंग कैसा होता है? पीले रंग का, या तो विलयन का कलर मिलेगा या अवक्षेप प्राप्त होगा। पीले रंग का विलयन या अवक्षेप प्राप्त होता है। और यदि आप इसको ठंडा करते जाएंगे तो और गाढ़ा हो जाता है, तो निष्कर्ष होगा फास्फेट निश्चित। यही परीक्षण आपका आर्सेनिक का भी है धनायन में। तो ये आपका अम्लीय मूलकों का हमने परीक्षण बता दिया। अम्लीय मूलकों के परीक्षण में यही आपको 7 याद करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और उसमें भी अगर ये 2 न याद हो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 आपको अवश्य याद करने चाहिए। तो बेटा अब आपका अम्लीय मूलक वाला प्रैक्टिकल संपन्न हो गया एसिड रेडिकल का। अब हम आपको बेसिक रेडिकल कैसे बांटा गया है, उसका आधार क्या है, बेसिक रेडिकल में आपको ज़्यादा याद करने हैं, तो उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।